हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिज़नेस स्टडीज़ में आपका 5th चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में आज हम एक नए टॉपिक को डील करेंगे, दैट इज़ डेलीगेशन। ओके, सो व्हाट इज़ डेलीगेशन? डेलीगेशन इज़ द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। यानी कि डेलीगेशन का मतलब है कि डेलीगेशन में आप किसी दूसरे आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सौंप दे रहे हो, ठीक है, और दूसरे आदमी को आप अकाउंटेबल बना रहे हो जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो डेलीगेशन का मतलब क्या है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हो और आप अपने सबॉर्डिनेट को अकाउंटेबल बना रहे हो फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड आए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो वन बाय वन इन वर्ड्स का मतलब हम जानेंगे। ठीक है, तो इसी में आगे नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इन्हीं 3 की बात हमने जो है डेलीगेशन की डेफिनेशन में भी की है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज द अथॉरिटी। ओके, सो व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल to command his subordinates and right to take action and decisions within the limits of his position. अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको कमांड कर सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, और उस इंडिविजुअल के पास राइट होगा डिसीजंस को लेने का और उन डिसीजंस के बेस पे एक्शन लेने का। ठीक है, जो भी उसकी पोजीशन है उसकी लिमिट में वो आदमी डिसीजन लेगा और एक्शन करेगा और अपने सबॉर्डिनेट को कमांड करेगा, ऑर्डर देगा। सो दिस इज द अथॉरिटी। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का फर्स्ट फीचर है इट अराइजेज फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड स्केलर चेन which links the various job positions and levels of an organization। ठीक है, स्केलर चेन हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है ना, स्केलर चेन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, एक हायरार्की डेवलप रहती है स्केलर चेन में। तो अथॉरिटी जो है वो स्केलर चेन से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि इस स्केलर चेन में डिफरेंट जॉब पोजीशंस होती हैं। ठीक है ना, और डिफरेंट लेवल्स के मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड इज अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट मीन्स फ्रॉम द सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट्स। अथॉरिटी हमेशा टॉप से बॉटम की ओर फ्लो करती है। इसका मतलब कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ही अथॉरिटी दे सकता है। ठीक है, थर्ड इज ऑल पीपल हु हैव अथॉरिटी शुड नो what the scope of their authority is and should not misutilize it। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई अथॉरिटी दी हुई है तो उस एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए कि उस दी हुई अथॉरिटी में वो आदमी कौन कौन से काम कर सकता है, और उस एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपनी अथॉरिटी को मिस यूटिलाइज ना करे, यानी कि गलत तरीके से अपनी अथॉरिटी का यूज़ ना करे। ठीक है, फोर्थ इज़ अथॉरिटी शुड बी अकम्पेन्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जितनी अथॉरिटी दी जा रही है किसी एम्प्लॉय को, उसको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। देयर शुड बी ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी गिवन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांटेड। ओके, नेक्स्ट इज डेलीगेटिंग द अथॉरिटी to someone else does not imply escaping from accountability. Accountability still rests with the person having the utmost authority। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि मान लिया बात किसी सबऑर्डिनेट किसी सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी
ठीक है, कोई काम करने के लिए अथॉरिटी दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुपीरियर जो है फाइनल रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा, ठीक है ना। वो सुपीरियर जो है वो अकाउंटेबल होगा फाइनल रिजल्ट्स के लिए भी, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो सबऑर्डिनेट जिसको कि अथॉरिटी दी गई है वो भी अकाउंटेबल होगा फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। तो शॉर्ट में इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी हुई है तब भी फाइनल रिजल्ट्स के लिए बोथ सबऑर्डिनेट और सुपीरियर दोनों के दोनों ही जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। और लास्ट फीचर है, इट शुड बी नोटेड दैट अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच लिमिट्स द स्कोप, ठीक है। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को जो है फुल अथॉरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है ना। उसको जितनी भी अथॉरिटी दी जाएगी वो लॉज रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू रेस्ट्रिक्ट रहती है, जिससे कि जो अथॉरिटी का जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करना भी ज़रूरी होता है ताकि कोई एम्प्लॉई अपनी अथॉरिटी का मिस यूटिलाइज ना कर पाए, ओके। So these were the features of authority. Okay. Now we move on to the second element of delegation, that is responsibility. So what is responsibility? The obligation of a subordinate to perform the assigned job properly is known as responsibility. यानी responsibility का मतलब क्या है कि किसी सबऑर्डिनेट का कि ये जिम्मेदारी है, उसका ये किसी सबऑर्डिनेट का ये उत्तरदायित्व है कि उसको जो जॉब दी गई है वो उसको ठीक तरह से पूरा करे। इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला फीचर है, इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड, इट राइजेज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड की ओर ऊपर की तरफ फ्लो करती है। ऊपर की तरफ फ्लो करने का मतलब ये है कि जो सबऑर्डिनेट है ये सबऑर्डिनेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम को ठीक तरह से करे, ठीक है। अगर कोई सबऑर्डिनेट अपना काम ठीक तरह से नहीं करता है तो उसको अपने सुपीरियर को जवाब देना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट अथॉरिटी लीड्स टू डिसकंटेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन इन अ पर्सन। इस लाइन का मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जिस एम्प्लॉय को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसको उतनी ही अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी कम दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई तो उस केस में क्या होगा, वो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होगा, ठीक है, डिसकंटेंट फील करेगा, ठीक है, और वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। थर्ड इज, if more of authority is granted it could get misused and if more of responsibility is given it may make a person ineffective, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट से ही मैच करता हुआ थर्ड पॉइंट भी है, ठीक है, कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी गई किसी एम्प्लॉय को तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई है तो वो किसी एम्प्लॉय को इनफेक्टिव बना देगा। तो कहने का मतलब कि जितनी अथॉरिटी दी जा रही है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए, या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उतनी ही अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम दे रहे हैं और अथॉरिटी जो हम दे रहे हैं उन दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, ओके। Now we move on to the third element of delegation, that is accountability. Okay, so what is accountability? Accountability means being answerable for final result. Accountability का मतलब क्या है कि जो भी काम किसी सबऑर्डिनेट के द्वारा किया गया है वो उसके लिए, वो उसके फाइनल रिजल्ट के लिए क्या रहेगा, आंसरेबल रहेगा। उसको जवाब देना होगा कि फाइनल रिजल्ट अगर सही आया तो ठीक है, अगर गलत आया तो उसके पीछे क्या कॉज है वो आंसर देना पड़ेगा किसी भी सबऑर्डिनेट को या सुपीरियर को, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी के भी कुछ फीचर्स हैं, आइए जान लेते हैं वो क्या हैं। इट इज़ ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू गिव रिपोर्ट्स अबाउट वंस परफॉर्मेंस। इट इज़ द सुपीरियर, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ओके। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको आपने ठीक तरह से निभाना है, ठीक है, और अपने सुपीरियर को किसी एम्प्लॉय के बारे में रिपोर्ट सौंपना, ठीक है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। Second is it flows upward. A subordinate will be accountable to a superior for satisfactory performance of work. Accountability भी जो है वो responsibility की तरह upward यानी कि ऊपर की तरफ flow करती है, यानी कि अगर काम ठीक से नहीं होता है तो जो सबॉर्डिनेट है उसको जो है अपने सुपीरियर को जवाब देना होगा कि ये काम ठीक से क्यों नहीं हुआ, ओके। थर्ड इज अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय सुपरवाइजर बाय सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट, ठीक है। सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे सकता है बट अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इवन व्हेन अ सुपीरियर डेलीगेट्स हिज अथॉरिटी टू अ सबॉर्डिनेट ही कंटिन्यूज टू बी अकाउंटेबल टू हिज ओन सुपीरियर्स। मान लिया बात कोई मिडिल लेवल मैनेजर है और वो मिडिल लेवल मैनेजर ऑपरेशनल लेवल मैनेजर जो उसका सबॉर्डिनेट है उसको जो है अथॉरिटी दे रहा है कोई काम करने की, ठीक है, लेकिन तब भी जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा और उसको जो टॉप मैनेजमेंट है उसको जवाब देना होगा कि वो काम जो कि उसने ऑपरेशन लेवल मैनेजर को दिया हुआ है वो काम ठीक से क्यों नहीं हुआ, मिडिल लेवल मैनेजर भी इसके लिए अकाउंटेबल रहेगा। कहने का मतलब अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ओके। So this was the accountability and these were the 3 elements of delegation: authority, responsibility and accountability, okay. Now we will discuss the difference between authority, responsibility and accountability, okay. So first is basis of difference, it is the first column and here you will write the authority, responsibility and accountability, okay. So first basis is meaning. authority का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है ऑर्डर देने का, कमांड करने का आपके पास अधिकार है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये उत्तरदायित्व है कि आपको जो काम दिया गया है उसको आपने ठीक से करना है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लिए आप आंसरेबल रहेंगे, आपको जवाब देना होगा कि फाइनल रिजल्ट ऐसा क्यों आया, ठीक है। डेलीगेशन, अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेलीगेट नहीं किया सकती है और अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, ओके। ओरिजिन, जो अथॉरिटी है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर्मल पोजीशंस ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ने जो फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया है उसके बेस पे अथॉरिटी ओरिजिनेट होती है। कहने का मतलब कि टॉप मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास उससे कम अथॉरिटी होगी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे कम अथॉरिटी होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि किसी एम्प्लॉय को अगर जितनी अथॉरिटी दी गई है उसको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। और अकाउंटेबिलिटी, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का जन्म कहाँ से होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है। अगर आपको कोई काम दिया गया है, किसी सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया गया है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा और अकाउंटेबल भी होगा, ओके। एंड लास्ट बेस ऑफ डिफरेंस इज फ्लो। इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अथॉरिटी अपवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड, ठीक है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो करती है, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है और जबकि अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स,
ये डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार 4, 5 और 6 मार्क्स में इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, डेलीगेशन के 3 पार्ट हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और हर बार इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पक्का पूछता है 4, 5 और 6 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और इसको आपने याद करना है। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।